नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर धोकर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हरिद्वार में धाम कोटी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांवड़िए शिव का स्वरूप होते हैं, उनमें हम भगवान शिव को देखते हैं। सीएम धामी ने कहा, कांवड़ मेले में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री के स्वागत से कांवड़िए भी उत्साहित दिखे। कांवड़ियों ने कहा कि आज से पहले उनका ऐसा सम्मान कभी नहीं हुआ। उन्होंने कांवड़ मेले में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। देहरादून से अब खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गवर्नर से मुलाकात की है। राजभवन में सीएम ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। सीएम धामी का राजभवन पहुंच राज्यपाल से मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चाएं हैं कि सीएम धामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि रूटीन में लगभग हर हफ्ते सीएम धामी राज्यपाल से मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन प्रदेश में चल रही कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम धामी की राज्यपाल से मुलाकात कैबिनेट विस्तार की ओर इशारा कर रही है। बता दें कि हाल ही में सीएम धामी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे, जिस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद से ही चर्चाएं चल रही हैं कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दरअसल धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल में 3 पद खाली चल रहे हैं। तो वहीं परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद एक और मंत्रिमंडल का पद खाली हो गया है। कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजभवन पहुंचे। राजभवन में मुख्यमंत्री की गवर्नर गुरमीत सिंह से करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार और फेरबदल से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने हालिया दिनों में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों, कांवड़ यात्रा, 4 धाम यात्रा के विषय पर भी चर्चा की है। अब अटकलें इस बात की लग रही हैं कि केंद्र से ग्रीन सिग्नल के बाद ही उत्तराखंड में बहुत जल्द कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार होने जा रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य फाइनेंस अफसर रहे अमित जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैन को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। करीब 1 हफ्ते पहले ही अमित जैन को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ नगर निगम से भी हटाने के आदेश हुए थे और जैन को वित्त निदेशालय में अटैच किया गया था। फिर इसकी शिकायत आई थी और वो अभी आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बैक डेट पर साइन कर रहे हैं और इसी शिकायत के आधार पर अब उनको मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निलंबित किया गया है। बता दें, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कई मामलों पर पहले से ही जांच चल रही है। इसी मामले में अमित जैन पर भी आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच विजिलेंस कर रही है। सरकार ने इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। विजिलेंस अमित जैन से भी पूछताछ करेगी और इससे पहले अब सरकार ने उन पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपने दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। न्यूज 1 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस एक सप्ताह की बड़ी जन जागरण यात्रा शुरू करने जा रही है। ये यात्रा 17 जुलाई से शुरू होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का ये अहम दांव माना जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं को स्टिंग मामले में आए नोटिस पर भी माहरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। करण माहरा ने कहा है कि जल्द ही पीसीसी की नई टीम घोषित होगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह माहरा दिल्ली से लौट आए हैं और कई विषयों पर उन्होंने दिल्ली जहां बातचीत की है, वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर भी एक बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं। पौड़ी में यह घटना हुई थी, लिहाजा पौड़ी लोकसभा को भी ये टारगेट करेंगे। अध्यक्ष जी, आप दिल्ली से आ गए, क्या दिल्ली में आलाकमान से बातचीत हुई, क्या प्रमुख विषय रहे? औपचारिक बैठकें भी थी, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं यहाँ के हालातों से उनको रूबरू कराऊँ और जो आगे को फर्दर हमारे स्टेप्स हैं उनके बारे में उनसे मैं दिशा निर्देशन लेने भी गया था। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से, आदरणीय पवन बंसल जी से और वरिष्ठ नेताओं से मेरी वहाँ मुलाकात हुई है, प्रभारी जी समेत। और जो दिशा निर्देश उन्होंने बाई इलेक्शन को लेकर दिए हैं या एमपी इलेक्शंस को लेकर तैयारी को लेकर दिया है, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारी क्या अभी तक तैयारी है उस विषय में भी चर्चा हुई। पीसीसी की संगठन को लेकर भी हमारी चर्चा हुई और
ताज़े हालात जो यहाँ हैं, जिस तरीके से अंकिता भंडारी मर्डर केस को दबाया गया है, उसकी न्यायिक हत्या एक हिसाब से हो रही है, उसकी जो उसको अधिकार मिलना चाहिए, जो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश हुई, उस पर चर्चा हुई। यूसीसी को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं और जो एआईसीसी में बैठक के बाद जो उन्होंने निर्णय लिए, उनके विषय में भी हमारी चर्चा विमर्श हुआ है। और भर्ती घोटाले इत्यादि अनेकों ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें हमारी चर्चा हुई है। और क्या मैनिफेस्टो में 2024 के कांग्रेस के हमारा राज्य समझता है वो होना चाहिए, उन विषयों पर चर्चा हुई। जैसे मूल रूप से जो 4th क्लास कर्मचारियों की नौकरियां इन्होंने ख़त्म की बीजेपी ने, उनको कैसे हम दोबारा लाएंगे। जैसे हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, उस पर भी चर्चा मैंने की है। अग्निवीर योजना के हिसाब से जो हमारे पहाड़ों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट को आने वाले समय में नुकसान होगा, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई। मैंने अपनी ओर से प्रस्ताव दिया है कि हमारे मैनिफेस्टो में जो फौज का पुराना स्वरूप था उसको बनाए रखने के लिए भी कांग्रेस कदम उठाएगी। इस तरीके की बातें हम लोगों ने वहाँ की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को क्या पौड़ी लोकसभा पूरे क्षेत्र में आप लोग करीब एक सप्ताह अपनी रैली निकालेंगे, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो क्या माना जाए अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ और पौड़ी में इस विषय को लेकर एक्टिविटी की इतनी बड़ी वजह क्या है? देखिए, उसका घर वहाँ है और जब जागरूकता लाने की बात होती है तो वो पहले घर से शुरुआत होती है। उत्तराखंड की बेटी है अंकिता, पौड़ी की रहने वाली है, उसके संग जिस तरीके से जघन्य अपराध हुआ, उसका रेप कर दिया गया, उसको मार दिया गया और उसको न्याय आज तक नहीं मिला। उसके माँ बाप वकील बदलने के लिए लगातार कोशिश करे, वकील नहीं बदला जा रहा है। डीएम अपने 2-2 बार अपने स्टेटमेंट्स चेंज करता है। फॉरेंसिक जांच के सारे तथ्य हटा दिए जाते हैं, वहाँ डोजर चलाया जाता है, आग लगाई जाती है, उसका कमरा तोड़ा जाता है। ये सब चिंता के विषय है और इसीलिए मैंने उसको स्वाभिमान न्याय यात्रा उसका नाम रखा है, क्योंकि पहाड़ के लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का स्वाभिमान जगाना है। हमारी बेटी का बलात्कार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसकी हत्या करने का काम किया। वीआईपी को बचाने के लिए पूरे सबूतों को नष्ट करने का काम सरकार और प्रशासन ने किया है और न्याय ना मिले इसकी पूरी पुख्ता तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मैं पहाड़ के लोगों के खून को उबालने के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए जा रहा हूं और 6 दिन में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर इस सारे प्रकरण पर बात करें। ये लैंड जिहाद और लव जिहाद में लोगों को फंसाने के काम करेंगे, हम मूलभूत मुद्दों पर वापस जनता को लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव भी करीब है और आपकी नई कमेटी पीसीसी की भी तैयारी चल रही है, कब तक माना जाए और क्या क्या इसमें नया बड़ा बदलाव दिखेगा? देखिए, हमारे पास अनुभव और युवा का संगम रहेगा। हमारे जिलाध्यक्षों में आपने इसकी बानगी देख ली है कि किस तरीके से जिलाध्यक्ष आए हैं और नए जिलाध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुराने वालों से राय मशवरा भी कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। हर 8वें 10वें दिन में एक बड़ा कार्यक्रम हर जिले में और ब्लॉक स्तर पर हो रहा है, जो अपने आप में साबित करता है कि युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। सीनियर्स से राय भी ले रहे हैं और नया संगठन के लिए मेरी बात हुई है। नए संगठन के लिए हाईकमान ने कहा है कि ये राजनीतिक निर्णय हैं और चूंकि अभी आने वाले निकट समय में चुनाव भी हैं, तो उसको देखकर वो अपने निर्णय लेंगे। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण सिंह महाराज जी, जिन्होंने 2 टूक कहा है कि पौड़ी लोकसभा सीट क्षेत्र पर अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण पर एक बड़ी रैली जुलूस 7 दिनों का एक बड़ा कैंपेन कांग्रेस करेगी और दिल्ली में बड़े नेताओं से उत्तराखंड के विषयों पर भी चर्चा कर लौटे हैं। लोकसभा का जो मैनिफेस्टो तैयार होगा उसमें उत्तराखंड से संबंधित क्या मुद्दे हों, इसकी भी जानकारी उन्होंने दिल्ली दरबार में दी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। राजीव महर्षि ने कहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है, बीजेपी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये शिगुफा लाई थी। अब उसका कोई औचित्य नहीं है और ना ही इस कानून से प्रदेश का किसी तरह का भला होने वाला है। राजीव महर्षि ने सवाल किया कि सरकार ये स्पष्ट करे कि इस पूरी कसरत से राज्य को क्या लाभ होगा। अपनी ऊर्जा निरर्थक बातों में लगाने के बजाय राज्य सरकार को लोगों के कल्याण पर फोकस करना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकने और कमर तोड़ महंगाई से लोगों को कैसे राहत मिले, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, महिलाओं, मजदूरों और किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, इन ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता के नाम पर समाज में विभाजन की दीवार खड़ी की जा रही है। बढ़ती महंगाई लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए
झंडा चौक में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, अब सब्जियां, तेल और दालों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति एकमुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब हमने सहकारिता विभाग के लिए ऋण के लिए OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू किया है, जिससे कि मृतकों के परिजन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत एक मुश्त राशि जमा कर फिर से सहकारिता विभाग से मिलने वाली स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने यह भी बताया कि जो भी बकायेदार ये राशि जमा करेगा उनके लिए ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। अभी तक सहकारिता विभाग में जो मृतक बकायेदार रहे हैं उनकी संख्या लगभग 31,000 है। सहकारिता का एक बैलोज बना रहे हैं, सहकारिता को और पारदर्शी बना रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सहकारिता विभाग जो है एक वन टाइम सेटलमेंट योजना आज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कि सहकारिता विभाग जब से बना है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड राज्य तक लगभग 31,221 जो हमारे परिवार हैं मृतक, जिनके के घर से किसी ने भी हमारी सोसाइटी से ऋण लिया और उनकी डेथ हो गई है, उनका जो पैसा है वहाँ उनका कोई भी जो है रिश्तेदार हो चाहे जिसने भी उनके साथ वहाँ पे अपनी ज़मीन मोर्टगेज की हो, वो अब रक्षा राज्य मंत्री ने बड़ाखेड़ा गांव पहुंचकर थल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित हुए काजल बेहड़ को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर बोलते हुए अजय भट्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट पद पर गदरपुर क्षेत्र के एक लड़की का चयन होना बड़ी बात है। मोदी सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व यह आदेश पारित किए थे कि सेना में महिलाएं भी जा सकती हैं। इसी क्रम में लेफ्टिनेंट पद पर काजल बेहड़ का चयन हुआ है। हम उन्हें शुभकामना देने पहुंचे हैं। हमारी बेटी आज लेफ्टिनेंट में निकली हुई है। इस क्षेत्र की बेटी है, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। क्योंकि मैं यहाँ से सांसद हूँ, मेरा संसदीय क्षेत्र है और बेहद खुशी हुई कि ये हमारे भविष्य के लिए, बेटियों के लिए और बेटों के लिए एक आदर्श बन चुकी है। इसे देखकर और भी हमारे लड़के लड़कियां जो हैं वो आगे आने की योजना बना रही हैं, सोच रही हैं, जो हम सब के लिए। मैंने आर्मी इसीलिए चूज़ करी कि मेरे पापा का सपना था कि मैं एक ऑफ़िसर बनूं और मैं इसी पद से ऑफ़िसर बन के देश की सेवा भी कर सकती हूं। और मेरा अपना भी सपना था कि मैं देश की सेवा करूं, एक ऑफ़िसर बनूं। इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में भी NCC ली थी अपने साथ और वहाँ भी मैं पूरी ट्रेनिंग मन से किया करती थी और इसके लिए मेरा परिवार से पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई बहन ने मेरा पूरा साथ दिया है। ग्रेजुएशन में भी जब मैं गई थी तो NCC लेनी थी मैंने और पापा साथ ही थे और उन्होंने सर से बात करके या जैसे भी था मेरा पूरा सपोर्ट किया कि मैं NCC में जाऊं। मैंने देहरादून की निरंजनपुर मंडी में शनिवार को निरंजनपुर मंडी के निर्देशन से मंडी में टमाटर के 5 काउंटर लगाए गए हैं। इन काउंटर पर 50 रुपए से 70 रुपए किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं और सस्ते काउंटर तब तक लगे रहेंगे जब तक टमाटर के दाम कंट्रोल में नहीं आ जाए। वहीं इन काउंटर में अधिक से अधिक 2 किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं और काउंटर में आने वाले ग्राहकों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे जा रहे हैं, जिससे सस्ते टमाटर लेकर फुटकर दुकानदार कालाबाजारी ना कर सके। साथ ही लोग काउंटर पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक टमाटर खरीद सकते हैं। ये जो बरसात के कारण आपको पता है कि टमाटर के जो रेट हैं बहुत हाइक हो गए हैं। बारिश के कारण फसल भी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और जो हमारे उत्तराखंड का टमाटर बेसिकली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून का क्षेत्र है, जैसे चक्रवाता और नेटपाड़ वगैरह, वहीं से हमारे यहाँ टमाटर आता है। बाहर से इसमें लगभग टमाटर बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और विद इन स्टेट हमारा टमाटर आ रहा है। लेकिन उससे फलस्वरूप क्या हो रहा है कि टमाटर की कम मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि रेट उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा
ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इसके मंडियों में काउंटर लगाएं, रिटेल काउंटर स्थापित किए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे देहरादून, ऋषिकेश और अदर मंडियों में भी हमने डायरेक्शन भी दिए थे और उसमें हमने खुद भी बैठक की और व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम जो है टमाटर की हरिद्वार में कावड़ मेले में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में अयोध्या के राम मंदिर की हूबहू नकल वाली कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुड़गांव से कावड़ियों का एक समूह इस राम मंदिर के मॉडल से बनी कावड़ को लेकर यहां हर की पैड़ी से रवाना हुआ। कावड़ियों के अनुसार पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद यह तैयार हुई है और इसे बनाने में कई कारीगर लगे हैं। रथ की तरह राम मंदिर के इस भव्य मॉडल को देखकर हर कोई शिव की नगरी में भगवान राम का दीवाना हो जाता है। कावड़ियों के अनुसार इस रथ को खींचकर वे पैदल ही यहां से गुड़गांव जाएंगे। वहीं श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के सचिव महंत गोविंद दास महाराज का कहना है कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जल्द ही राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। बता दें, कावड़ मेले में कावड़ियों द्वारा राम मंदिर की भव्य झांकी श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े में बनाई गई है। मेरे को 36 साल हो गए इस कार्य को करते हुए और जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं वहीं जाता हूँ। पूरे इंडिया का भ्रमण कर चुका हूँ इस कार्य को लेकर के। केदारनाथ पर जब त्रासदी आई तो मेरे मन ने माना कि क्यों ना हम उस भगवान को दिखाएं जिस भगवान ने ये साबित कर दिया कि इंसान ने भगवान को एक पर्यटक का रूप, स्थान को पर्यटक का रूप दे दिया था और उसको तीर्थ नगरी ना कह करके लोग टूरिस्ट प्लेस कहने लगे। लगभग मेरे को 36 साल हो गए इस कार्य को करते हुए और जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं वहीं जाता हूँ। पूरे इंडिया का भ्रमण कर चुका हूँ इस कार्य को लेकर के। केदारनाथ पर जब त्रासदी आई तो मेरे मन ने माना कि क्यों ना हम उस भगवान को दिखाएं जिस भगवान ने ये साबित कर दिया कि इंसान ने भगवान को एक पर्यटक का रूप, स्थान को पर्यटक का रूप दे दिया था और उसको तीर्थ नगरी ना कह करके लोग टूरिस्ट प्लेस कहने लगे। लगभग आपका जो है कावड़ यात्रा में कावड़ की एक झांकी सजाई है श्री राम मंदिर की। एक नहीं 3-4 राम मंदिर यहाँ से बनाए हुए थे। राम मंदिर का ऐसा उत्साह है लोगों के, ऐसे दिल और दिमाग में भरा है। राम मंदिर की झांकी हमारे निर्मोही अखाड़े में बड़ी सुंदर बनाई है। कावड़ मेला भी राम में नजर आता है। देखो जैसे शिव जी का महीना है ये तो, लेकिन इसमें भी जो है आपका जो है राम मंदिर को लेकर राम में सब जो है कावड़ मेला भी जो है राम में दिख रहा है। जो राम का प्रेमी है, जो भी भक्त है, उसके अंदर पूछो, उसके दिल से पूछो, इतना उत्साह है, इतना आनंद आता है। आप उत्तराखंड के 4 जिलों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना है। टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से इन 4 जिलों में अगले 24 घंटों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 9 जुलाई तक इन जिलों में मौसम ऐसा ही रहेगा। यहां तेज से तेज बारिश होने की संभावना है। फिलहाल 24 घंटों तक इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं प्रदेश भर में भारी बारिश के चलते 127 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। जगह जगह पहाड़ी से पत्थर टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मानसून आगमन के साथ ही उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ में करीब 100 छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। तो गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल जिलों में आज भी रुक रुक कर मध्यम से अधिक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ का जो दबाव है वो उत्तराखंड के निकट बना हुआ है, जो कि लगातार बारिश दे रहा है। इस भारी बारिश के कारण जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित है, वहीं सड़कें बंद होने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल पिथौरागढ़ के दूरस्थ धारचूला तहसील में बादल फटने की घटना भी सामने आई, जिसका मार्ग अभी तक बंद है। मौसम विभाग की माने तो 4 धाम यात्रा पर जा रहे लोगों को मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर यात्रा प्रस्तावित करनी चाहिए और जिन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है वहां यात्रा करने से बचना चाहिए। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पौड़ी जिले में बारिश आफत बरसा रही है। जिले में 20 सड़कें जहां लैंडस्लाइड के कारण बाधित हैं, तो वहीं जिले के थली सैंड क्षेत्र में बारिश के कारण एक सड़क का पुस्ता अचानक टूट जाने से वॉश आउट हुई सड़क से बस ड्राइवर ने जान हथेली में रखकर बस को पार करवाया।
बस ड्राइवर ने पहले तो बस में सवार 25 यात्रियों को बस से बाहर उतारा और फिर बस को आधी टूट चुकी सड़क में सूझबूझ से पार करवाया। बता दें कि मानसून की बारिश का सबसे अधिक असर सड़कों पर दिख रहा है। लैंडस्लाइड की घटनाओं से यातायात प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कई सड़कें बारिश के कारण धंस रही हैं। जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है प्लस पावर सप्लाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या अगर किसी किस्म की कोई संभावनाएं हैं जल स्तर बढ़ने या वाटर लॉगिंग और उन सारे इश्यूज़ के चलते, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी तरफ से निर्देश भी दिया जा चुका है। अलर्ट भी हैं तहसील के आपदा प्रबंधन के। जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है प्लस पावर सप्लाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या अगर किसी किस्म की कोई संभावनाएं हैं जल स्तर बढ़ने या वाटर लॉगिंग और उन सारे इश्यूज़ के चलते, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी तरफ से निर्देश भी दिया जा चुका है। अलर्ट भी हैं तहसील के आपदा प्रबंधन के। जो हमारी रोड मसूरी में 7 करोड़ की लागत से माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कामों की बरसात ने पोल खोल के रख दी है। मसूरी में हो रही बारिश के कारण माल रोड पर जगह जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी माल रोड की सड़कें पानी जमा होने के कारण झील बन गई हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मसूरी माल रोड पर किए गए कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मसूरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिस ठेकेदार को माल रोड के काम दिए गए हैं उसको कार्य करने का कोई अनुभव ही नहीं है। साथ में देखिए आप पानी की जो सारी माल रोड की पोल खुल गई है, वहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से पानी भर रहा है, क्योंकि उसमें ड्रेनेज सिस्टम को कहीं सीरियसली नहीं लिया गया। और मसूरी में जब भी कोई काम होता है सबसे पहले ड्रेन देखा जाना चाहिए कि पानी का ड्रेन किस ओर होगा, क्योंकि प्रत्येक जगह पे ढाल है। कुल्ली में आप देखिए कितनी ढाल है, वहाँ से सारा पानी चलता हुआ नीचे स्टेट बैंक और उसकी तरफ जाता है, पार्किंग की तरफ जाता है। परंतु ये कार्य इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है और जो भी कार्य किया गया है वो बहुत ही ख़राब हुआ है। इस टाइम बारिश की स्थिति बनी हुई है, सारी रोड ख़राब हो चुकी है, पानी भर चुका है, नाले खाले भर चुके हैं और जो भी साइडों में पत्थर लगाया जा रहा है वो भी सब उखड़ रहा है। जहाँ एक उम्मीद थी कि समय से ये काम पूरा हो जाएगा और माल रोड सौंदर्यीकरण समय से पूरा होकर अच्छा हमें माल रोड देखने को मिलेगी, उसका बिल्कुल विपरीत देखा जा रहा है। कभी हमने मसूरी में इतने साल हमें हो गए, हमने कभी यहाँ पे जल भराव नहीं देखा। आज पहली बार हमें देखने को मिल रहा है इस सीज़न में। जगह जगह सड़कों पे पानी भर गया है, नाले खाले सब बंद पड़े हैं और PWD के अधिकारियों को कई बार बोला भी गया है, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे कोई कार्य दिख नहीं रहा है। बरसात राजधानी देहरादून की सबसे बड़ी मंडी निरंजनपुर मंडी में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह इतनी गंदगी पसरी हुई है कि आम जनता का सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में देहरादून सहित अन्य मंडियों का कायाकल्प किया जाएगा और मंडी में साफ सफाई से लेकर तमाम ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जिससे आम जनमानस को कोई समस्या ना हो और लगातार साफ सफाई बनी रहे। क्योंकि देहरादून राजधानी है, यहाँ की मंडी तो अपने आप में अलग दिखनी चाहिए और एक हाईटेक टॉयलेट हम शीघ्र देहरादून में शुरू करने जा रहे हैं। उसी प्रकार अन्य मंडियों में फिर आगे हम व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि मैं अभी जब गोवा में गया तो मैं एक मंडी को जब देख रहा था तो मंडी को देख कर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि हम किसी मंडी में आए हैं या किसी अन्य स्थान पर आए हैं। ये कुछ बिंदु आपके सामने मैंने रखे, क्योंकि देहरादून राजधानी है, यहाँ की मंडी तो अपने आप में अलग दिखनी चाहिए और एक हाईटेक टॉयलेट हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन टनल निर्माण में हो रही हैवी ब्लास्टिंग के चलते नरेंद्रनगर विकासखंड के कुंडिया गांव का जल स्रोत सूख कर गायब हो गया है। पेयजल पाइपलाइन का स्रोत गांव से 2 किलोमीटर दूर है, जहां पहाड़ी के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। ऐसे में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए हैं। गुस्साए लोगों ने यूकेडी नेता सरदार सिंह पुंडीर के नेतृत्व में पंचायत घर में बैठक की और रेलवे विकास निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का निदान नहीं होने पर वे सड़कों पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी समस्या ये ग्राम पंचायत लुहेल की है, जो कुंडिया गांव का है। ये जो रेलवे टनल बनने से जो हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है, जो कम से कम सैकड़ों साल पुराना प्राकृतिक स्रोत था, आज 15 दिन पहले सूख गया है। सूखने का कारण क्या है कि इन्होंने टनल बनाने में जो आपके जो ब्लास्टिंग प्रयोग किया है
उस ब्लास्टिंग से पूरी जमीन हमारी हिल गई और जो पानी के स्रोत कहीं का कहीं पहुंच गए हैं। कुछ कहाँ से लाएंगे हम पानी? अभी तो पानी बारिश का पानी है तो तब थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पूरा गांव वाले परेशान हैं और हमें सरकार से ये निवेदन है कि हमें पानी की व्यवस्था की जाए। रेलवे टनल की वजह से हमें पानी की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, तो कृपया सरकार से निवेदन है कि हमें पानी की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। 15 दिन से हम बिना पानी के रह रहे हैं। बारिश का पानी है, बारिश का पानी से हम सिर्फ कपड़े और बर्तन धो सकते हैं, अपने बच्चों को नहला सकते हैं, बाकी खाने का पानी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।